नमस्कार। आज हम व्याकरण विधि नाम की जो आपकी पुस्तक है संस्कृत की, संस्कृत व्याकरण की 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए उसका प्रथम पाठ, प्रथम अध्याय वर्ण विचार आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको वर्णों का ज्ञान मिलेगा जो आपको तीसरे पाठ संधि में बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। 14 सूत्रों में पाणिनि ने वर्णमाला को प्रस्तुत किया है। ठीक है, यहाँ पे एक श्लोक है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से इन 14 सूत्रों का गठन हुआ। ये एक मान्यता है। नृत्तावसाने नटराज राजौ ननादडङ्का नवपञ्चवारम् उद्धतुर्कामः सनकादिसिद्धानेतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अर्थ देख लेते हैं। नृत्य, तांडव, शिवजी तांडव करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। नृत्य के अवसन, समाप्ति, अवसन का अर्थ होता है समाप्ति, पर नटराज शिवजी, भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो नृत्य के अवसन पर नटराज ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार के लिए नवपंच बार डमरू बजाया। नवपंच बार मतलब 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल वर्णमाला प्रकट हुई। सनकादि ऋषि जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सनकादि ऋषि माने जाते हैं। अब ये सूत्र क्या थे? ये सूत्र भी आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वो जब डमरू बजे तो ये स्वर निकले, तो इसी से हमारी वर्णमाला आज की बनी है। जैसे अ, ई, उ, र, र, ए, ओ, इस तरीके से सारे ये जितने भी वर्ण हैं ये बने। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज है, मतलब ये वर्ण है, ये आपको क्वेश्चन आंसर जो है, अभ्यास कार्य जो है, उसमें बहुत काम आएंगे। तो इन्हें अवश्य याद कर लीजिए। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें। तो यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में सारी जितनी भी उसमें मटेरियल था उसको प्रस्तुत किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मटेरियल था, इसलिए मैंने इसे अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो प्रत्याहार के बारे में उसमें बताया गया था। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त कथन, मतलब छोटा कथन जो होता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार के जो होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। हल, इक, अक, झल और यण। चलिए इन्हें जरा जूम करके देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो अब आप देख सकते हैं। तो अब हर प्रकार का हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि हर प्रकार का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हल का मतलब समझते हैं सबसे पहले। 5वें सूत्र के ह से 14वें सूत्र के ल तक, मतलब जो सूत्र हमने अभी पिछले उसमें डिस्कस किए उसी के बारे में बताया गया है कि 5वें सूत्र के ह से 14वें सूत्र के ल तक। चलिए एक बार ढूंढ लेते हैं कहाँ है ये। 5वां सूत्र ये रहा ह, और ह से लेकर और 14वें सूत्र के ल तक। अभी 14वें सूत्र में भी ह दे रखा है, लेकिन ये अलग ह है और ये वाला जो ह है ये अलग है। तो इन्होंने कहा है 5वें सूत्र के ह से लेकर जो 14वें सूत्र के ल तक जितने भी ये वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये य, र, य, व, र, ल, न, म, ङ, न, झ, म, जितने भी हैं ये सभी हल प्रत्याहार कहलाए जाते हैं। कहते हैं इन्हें हल प्रत्याहार। अब चलिए अगले 4 प्रत्याहारों को डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रत्याहार है वो है एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार का मतलब समझते हैं। प्रथम सूत्र के ई से द्वितीय सूत्र के क तक, मतलब ये तो बहुत ही कम है। चलिए एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। प्रथम सूत्र ये है और ई यहाँ है। तो प्रथम सूत्र के ई से कहाँ कहा गया था आपको? प्रथम सूत्र के ई से द्वितीय सूत्र के क तक। ये देखिए यहाँ क है, इधर नहीं लिखा हुआ है लेकिन क यहाँ पे। तो ई से क तक जितने भी हैं, उ,
ठीक है, उ, र, ये जितने भी हैं ये इक प्रत्याहार कहलाएंगे। अब चलिए अक प्रत्याहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम सूत्र के अ से द्वितीय सूत्र के क तक। अब ये भी जो प्रथम सूत्र से ही है और द्वितीय सूत्र पे ही खत्म है। चलिए देखते हैं। अब प्रथम सूत्र का अ ये है और क तो हमने ढूंढ ही रखा था। तो देखिए ई, उ, र, ये जितने भी हैं ये अक प्रत्याहार कहलाए जाएंगे। अब झल प्रत्याहार पे चर्चा कर लेते हैं। अष्टम सूत्र के झ से 14वें सूत्र के ल तक। अब ल यहाँ पे भी था तो हमें ल तो पता ही है। अब अष्टम सूत्र का झ देख लेते हैं कहाँ है। अष्टम सूत्र देखिए ये रहा और ये झ है। झ से लेके ल तक जितने भी हैं ये भ, न, घ, ड, ध, जितने भी हैं ये आगे सो ऑन एंड सो ऑफ जितने भी हैं ये सब झल प्रत्याहार की श्रेणी में आएंगे। अब चलिए आखिरी प्रत्याहार को डिस्कस कर लेते हैं। यण प्रत्याहार देखिए पंचम सूत्र के य से षष्ठ सूत्र के न तक। तो चलिए ढूंढते हैं। तो पंचम सूत्र हमारे समक्ष है, ये देखिए पंचम सूत्र के य से इधर न तक। ठीक है, तो जितने भी आ रहे हैं व, र, ट, ल, ठीक है, तो ये जो आएंगे ये यण प्रत्याहार कहलाए जाएंगे। तो हमारे प्रत्याहार हो गए। अब चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला आपने पढ़ी है, जरूर पढ़ी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अब बहुत कुछ वर्णमाला के बारे में ही है। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, आपको पता है, तब भी मैंने डेफिनेशन लिख दी है। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की मदद से नहीं बोले जाते वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी और वर्ण की आवश्यकता ना पड़े उसको हम स्वर कहेंगे। जैसे ई, उ, ओ, औ, ये जितने भी हैं ये सब स्वर ही होते हैं। व्यंजन को जान लेते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वर्ण वर्णों के बिना ना बोले जा सके। ठीक है, स्वर वर्णों के बिना मतलब स्वर जितने भी स्वर वर्ण है वो अ, आ, ई, उ, इनके बिना नहीं बोले जा सकते वो व्यंजन कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन और स्वर की हमने डेफिनेशन देख ली। अब इनके प्रकार भी जान लेते हैं। प्रकार आपके समक्ष हैं। स्वर के वैसे हिंदी में अगर देखें तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है, लेकिन संस्कृत में एक प्लूत स्वर भी होता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर तो आप जानते ही, प्लूत स्वर नया है। तो ह्रस्व स्वर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आप में से बहुत लोग जानते हैं लेकिन तब भी डिस्कस कर लेते हैं। उच्चारण में एक मात्रा का समय जैसे अ, ई, उ, र, तो उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। मतलब इनमें सिर्फ एक मात्रा लगी हो, ये खुद ही एक तरीके से मात्राएं हैं ई, उ, तो ये छोटी हैं, इनमें एक मात्रा का ही समय लगता है तो उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनमें दो मात्राओं का समय लगे, जैसे आ, ई, उ, इनमें दो मात्राएं आ जाती हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लूत स्वर में आपकी तीन मात्राएं आ जाती हैं, जैसे ओम में होता है, ओम में तीन मात्रा आती है, ओ, अ, एक बार आप बोल के भी देख सकते हैं कि ओम में कैसे आता है। अब देखिए व्यंजन का देखते हैं। व्यंजन में तीन प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतः, स्तः, ऊष्म। और ये आपके सामने व्यंजन है क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब। आपने अपनी छोटी क्लासेस में इन्हें डिस्कस किया है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब ये जो वर्ग हैं इन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से मुंह के इनको प्रोनाउंस किया जाता है, जिनके बारे में आप आगे जानेंगे। अब व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श प्रकार को देख लेते हैं। जब व्यंजन इसमें है कि सब 25 व्यंजन स्पर्श हैं, जितने भी ये हैं देखिए 25 हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 5 5 25, तो ये 25 हैं। अब सारे ही 25 व्यंजन स्पर्श है। क्यों है? इस कारण है क्योंकि जब भी हम व्यंजन बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो मुख के अलग अलग जगह पर हम लोग स्पर्श करते हैं, इसलिए सभी स्पर्श में आते हैं।
अंतस्तः में य लव और ऊष्म में श सह आते हैं। अब ये व्यंजन हुए, व्यंजन हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अब अनुनासिक और निरुनासिक के पे आते हैं। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो जब आपकी नाक प्रयोग में आती है बोलते समय, जैसे ऐसे करके हम बोलते हैं, तब आपकी नाक प्रयोग में आ रही है तो उसे अनुनासिक कहेंगे। और निरुनासिक इसका उल्टा होता है, उसमें नाक प्रयोग में नहीं आती है। अब अनुस्वार को डिस्कस कर लेते हैं, अनुस्वार को डिस्कस कर लेते हैं। इसका उच्चारण नासिका मात्र से ही होता है, स्वर के बाद ये आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जितने भी हैं ये स्वर के बाद आते हैं। अब इनके भी दो प्रकार होते हैं, एक विसर्ग और संयुक्त व्यंजन। तो ये जितने भी हैं ये सब पीछे आते हैं मूल शब्द के, ठीक है। तो विसर्ग, इसका उच्चारण ह के सदृश किया जाता है, स्वर के बाद आते हैं। तो ह के तरीके से इस्तेमाल होता है, आप बहुत सालों से इसे लिखते आ रहे हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, राम देव गुरु। तो ह की आवाज आती है लेकिन वहां ह होता नहीं है, वहां पे विसर्ग होता है, आप उसे विसर्ग बोलेंगे। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। अब जैसे देखिए आप एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, क प्लस श, क्ष। क्ष बोलेंगे आप, इन्हें श नहीं बोलेंगे, क्ष। बहुत सारे लोग श बोलते हैं। त प्लस र त्र हो जाता है और ज प्लस न ञ हो जाता है। यहाँ पे लोग ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ होता है। तो आप अगर ज्ञान बोलोगे तो वो गलत बोल रहे हो, आप ज्ञान बोलोगे, ठीक है। अब ये आप कहेंगे कि ये पीछे कैसे आते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे दक्ष है तो दक्ष के पीछे क्ष आ रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन विसर्ग ये सब मूल शब्द के पीछे आते हैं या फिर वर्णों के पीछे आते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान मैंने आपको पिछले में बताया था कि आप जानेंगे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग कैसे कैसे कहां से मुख के कौन से हिस्से से बोले जाते हैं, तो वो देख लीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका, इन जो होते हैं ये इन्हीं के प्रयोग से आप बोलते हैं, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा जो व्यंजन होते हैं ये इन्हीं की मदद से करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में हम डिस्कस करेंगे कि आप इन्हें किस तरीके से मतलब बोलेंगे, ठीक है। अब प्रयत्न क्या चीज होती है? फेफड़े से निकली श्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि से टकराते हुए मनुष्य द्वारा अभ्रिष्ट वर्णों के उच्चारण किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। इतना इन्होंने कष्ट किया उसको प्रयत्न कहते हैं। फेफड़े से निकली हुई श्वास होती है, वो मुख के अलग अलग जगहों पर टकराते हुए जब आप बोलते हैं उसे, तो आप प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। अब स्पृष्ट पे आ जाते हैं, प्रयत्न का ही एक अंग है स्पृष्ट भी। जब जीभ मुख से विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है तो जीभ के इस प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। तो जीभ जब मुख के अलग अलग हिस्सों पर टकराती है, स्पर्श करती है, तो आप स्पष्ट प्रयत्न कर रहे होते हैं, या फिर जो आप बोल रहे हैं वो स्पष्ट प्रयत्न करके बोल रहे हैं। अब ईषट स्पष्ट होता है जब आप बहुत कम स्पष्ट करते हैं, बहुत कम स्पर्श करते हैं जीभ से, मुख के हिस्सों को जीभ से बहुत कम स्पर्श करते हैं, तो आप ईषट स्पष्ट प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। जैसे या ला, इसमें आप बहुत ही कम प्रयोग कर रहे हैं, जीभ का तो प्रयोग कर रहे हैं लेकिन अपने मुख के जो अंग हैं उन्हें बहुत कम स्पर्श कर रहे हैं। अब विव्रत क्या चीज होती है? वर्ण विशेष के लिए जब मुख खुले हो तब विव्रत प्रयत्न उच्चारित होता है, जैसे ई उ इस प्रकार। अब ईर्षत विव्रत में ही यही होता है कि जब मुख कम खुले, ठीक है, तो वो होता है। तो हमारे पाठ में यही सब चीजें थी। अब प्रश्न अभ्यास पर आ जाते हैं। अभ्यास कार्य में आ गया। आधोलिखितेषु प्रत्यारहेषु परिगणितान वर्णान लिखत। अब इसमें आपको क्या करना है?
इसमें जितने भी ये दे रखे हैं, जैसे इक दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि उनके बीच में कौन से वर्ण आते हैं। तो मैंने इसमें दिखा रखा है, जैसे प्रथम सूत्र के द्वितीय में ई से लेकर द्वादश के प्रथम सूत्र में क तक। ठीक है, तो प्रथम सूत्र के द्वितीय में ई होता है, अ ई उ, इस प्रकार प्रथम सूत्र होता है। फिर द्वादश के प्रथम सूत्र में क तक होता है। तो इन दोनों वर्णों के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो होंगे प्रत्यय। ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं जश जश। दश सूत्र के प्रथम में ज से लेकर त्रयोदश सूत्र के प्रथम में श तक। तो दश सूत्र के प्रथम में ज होता है, ज से लेके त्रयोदश सूत्र के प्रथम में जो श है उसके बीच में जितने भी वर्ण है वो ही इसका आंसर है। एच। अब चतुर्थ सूत्र के प्रथम में ए से लेकर एकादश सूत्र के षष्ठी में च तक। तो एकादश सूत्र के षष्ठी में जो है बहुत सारे हैं उसमें वर्ण, तो उसके च तक। ठीक है, चतुर्थ सूत्र के प्रथम में ए से लेके च तक जितने भी वर्ण है वो। ठीक है, अब ये है हर्ष। पंचम सूत्र के पंचम सूत्र के प्रथम में ह से लेकर त्रयोदश सूत्र के प्रथम में श तक। श वापस आ गया, तो इनके बीच में वर्ण होंगे वही। ठीक है, इसी प्रकार अ, अट और इश में भी है। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। आधुलिखितानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखत। अब आपको उच्चारण स्थान लिखना है। अब क वर्ग में आते हैं आपके जो भी वर्ण, उनके आपको बताने हैं कि कौन से मतलब वो मुख के कौन से अंग से बोले जाते हैं। जैसे अब क वर्ग में क ख ग घ ग होता है, तो ये आप मुख के किसी पार्ट से नहीं बोल रहे हैं, ये आप कंठ से बोल रहे हैं। एक बार आप बोल के भी देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि आप कंठ से बोल रहे हैं। अब ट वर्ग में होते हैं ट ठ ड ढ न। अब आप अपने दांत के ऊपर वाले हिस्से से बोल रहे हैं, इसका मतलब आप मूर्धा से बोल रहे हैं। मूर्धा कहते हैं उस हिस्से को। तो ट वर्ग में जितने भी 5 वर्ण हैं वो आप मूर्धा से बोल रहे हैं। अब प वर्ग में आप क्या आते हैं प फ ब भ म। अब ये आप होठों से बोल रहे हैं और संस्कृत को होठों में ओष्ठ बोलते हैं। अब आपको दे रखा है यहाँ पे ई च य श, ई च य श। अब आप ये ओ अपने मूर्धा के ऊपर वाले हिस्से से बोल रहे हैं, मतलब तालू से बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार आप बोल के भी देख सकते हैं, मैं तो आपको बोल के दिखा भी रहा हूं। अब तीसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उदाहरण मनुसृत्य वर्णानाम संयोजनम कुरुत। अब आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब आपको इनमें क्या करना है, इनके अलग अलग इनको करना है। इनके जो ये वर्ण है इनको अलग अलग करना है। तो ये कमलम लिखा है, तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म। अब क के साथ अ की मात्रा लग रही है, बहुत इसके साथ ये वाली मात्रा लगेगी तभी क बनेगा, वरना ये क आधा ही रह जाएगा। इसी के साथ माँ में भी हो रहा है ऐसा। अब इस माँ के साथ कोई भी आ नहीं है, इसलिए ये माँ आधा ही माना जाएगा। ठीक है, भोजनम भा के साथ ओ है, इसलिए ये पूरा भा है, वरना अगर इसके साथ ओ नहीं होता तो ये भ आधा माना जाता। तो भोजनम भ प्लस ओ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस प। ठीक है, तो भोजनम इस प्रकार बन जाएगा। गच्छति। अब गच्छति में क्या है, ग प्लस अ। अब चा इसलिए आधा है क्योंकि इसके साथ अ नहीं है, अगर इसके साथ अ होता तो ये आधा ना रहता। छ के साथ अ है, देखिए, इसलिए ये छ पूरा है। अब त के साथ ये कोई मात्रा होनी चाहिए बस, तब वो जो वर्ण होगा वो पूरा माना जाएगा, वरना आधा ही माना जाएगा अगर उसके साथ कोई भी मात्रा ना हो तो, चाहे वो अ की ही क्यों ना हो। ठीक है, अनुपतति। अनुपतति अ प्लस न। ठीक है, अ तो ये खुद आ ही है, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं, ये खुद ही मात्रा है। न प्लस उ, न के साथ उ लग रहा है तभी ये नु हुआ, ये पूरा हुआ ना।
प प्लस अ प्लस त प्लस अ, त आधा, और त आधा नहीं है, इसके साथ ई रही है, सॉरी। अब यहाँ पे रावण दे रखा है, तो र के साथ बड़ा आ आएगा और फिर व के साथ छोटा आ, और आप एज फॉलोज आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा है, तो ये विसर्ग यहाँ पे रावण हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्नों पे डिस्कस कर लेते हैं जो चौथे और पांचवें प्रश्न है। अब इस चौथे प्रश्न में आपको उल्टा करना है। इसमें आपको दे रखे हैं ऐसे ही विच्छेद कर करके वर्ण। अब आपको इनसे शब्द बनाने हैं, तो चलिए बनाते हैं। प प्लस उ, ठीक है, प्लस स प्लस त प्लस अ, ठीक है, तो ये जो त होगा ये तो पूरा हो जाएगा, ये स आधा होगा, तो ये पुस्तक, देखिए क और आ, पुस्तक आ, पुस्तका नी, देखिए पुस्तकानी, तो पुस्तकानी बन गया। ठीक है, प प्लस अ, मतलब ये प पूरा है, ठई श य आ म ई, पठिष्यामि, देखिए प फिर ठ के ऊपर ई की मात्रा पठी, शा श आधा, या मी, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये ग प्लस र प्लस ह प्लस आ प्लस म, तो ग्रह हो गया, ठीक है, ग्रह इतना हो गया, ग्रहम, तो ये म के साथ कोई आ नहीं है, तो ग्रहम हो जाएगा। ऐसा ही है अपना श प्लस ओ प्लस भ प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस आ, तो ये शोभनम हो जाएगा। और फिर फिफ्थ में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। अब इसमें आपको बताना है कि ये वर्ण किस प्रकार बने, तो ये क के साथ आपका श आ जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था, आधा श आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तभी ये पूरा बन पाएगा, वरना पूरा नहीं बनेगा। टाइम नहीं है। अब श्र वाले पे आ जाते हैं। श्र में देखिए श और र प्लस अ करके श बन जाएगा, श र, श्र ऐसे ही बन रहा है, फिर अ हो जाएगा, तभी पूर्ण होगा। अ प्लस ई हो जाएगा, आई करके ऐ ऐसे करके हो जाएगा। फिर ऐ आ जाता है, उसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, आई हो जाता है, आई के बाद ऐ, ठीक है। त्र में क्या होगा, त प्लस र, त्र, और फिर अ हो जाएगा यहाँ पे। और मैंने ज्ञान का तो बताया ही था, वो ज्ञ, जिसे हम ज्ञ बोल देते हैं लेकिन ज्ञ होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा, साफ साफ बात है। यहाँ पे है ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ओम, इस तरीके से ऊ आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर पूर्ण होता है। आप लोगों को थर्ड चैप्टर के लिए ये चैप्टर बहुत मदद करेगा, इसलिए थर्ड चैप्टर की जब वीडियो बनाऊंगा मैं, तो ये वीडियो का लिंक उसमें दूंगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, बाय, और ठीक है, ओके, गुड बाय।